इफ यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट और नॉन मेडिकल स्टूडेंट, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा है, मेडिकल नॉन मेडिकल में जेई और नीट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, तो सेकंड ऑप्शन के लिए आपके पास एक एग्जाम है जो कि काफी चर्चा में है, दैट इज यस आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। दैट इज ये जो एग्जाम है, ये बच्चे जो जिन बच्चों ने मेडिकल बैकग्राउंड और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे जो वो इस एग्जाम में पेयर हो सकते हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन मिलती है तो वो प्रोसेस क्या है, अगर आपको एडमिशन इसमें से मिल जाती है तो फिर उसके बाद इसका स्कोप क्या है। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाय द टुडेज वीडियो। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 7 जून को एग्जाम होगा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहां कहां पे आइसर है, कहां कहां पे आपको एडमिशन मिल सकती है, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि आइसर की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, ये कहां कहां पे, जैसे आईआईटी स्टूडेंट आईआईटी होते हैं, एनआईटीज होते हैं, तो वैसे ही एक आईआईटी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। यानी कि एनआईटीज हो गए इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी हो गए इंजीनियरिंग के लिए, एमबीबीएस कॉलेज हो गए मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और एक रिसर्च बेस्ड है, चाहे रिसर्च मेडिकल स्टूडेंट वाला हो चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट वाला हो, रिसर्च का डिपार्टमेंट तो सब में होता है। तो कॉमन है मेडिकल स्टूडेंट और नॉन मेडिकल के लिए एक वेंचर जिसका नाम है आइसर। और ये कहां कहां पे लोकेटेड है, आइसर बरहमपुर हो गया, भोपाल हो गया, मोहाली हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, तिरुपति हो गया, पुणे हो गया। तो ये है जहां पे आइसर, जैसे आईआईटी है वैसे ही आइसर के इंस्टीट्यूट है। अगर आप इसमें एडमिशंस लेना चाहते हो तो इसका सेपरेट एग्जाम जेई के बेसिस के ऊपर एडमिशन नहीं होती है। पहले इसका एग्जाम होता था किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के नाम, केवीपीवाई के नाम से, बट वो अब जो एग्जाम है इसका सेपरेट एग्जाम है, ना जेई और ना ही जो वो नीट के बेसिस के ऊपर इसका जो एंट्री होती है, इनका पर्सनल सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि 7 जून को इस बार एग्जाम होने जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम एक बार जो वो हम एग्जाम की ओर देख लेते हैं, फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे मेजर चीज जो है कि जब एग्जाम भरने से पहले देखो, आपको 95% जो वो मेडिकल स्टूडेंट को इसके एग्जाम के बारे में, इसके स्कोप के बारे में पता ही नहीं। जब नहीं पता है तो वो फॉर्म फिल कैसे करेंगे। अब अगर हमें एज ए बीइंग एनालिस्ट, दिस इज माय स्पेशलाइजेशन, बिकॉज मेरी बैकग्राउंड है, ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। आई होप कि मुझे ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी, बिकॉज इसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। जो भी मैं बोलूंगा मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है। आई जस्ट वांट, बिकॉज हर एक बंदे का एक ना कोई टॉपिक, जब उसका फेवरेट टॉपिक आता तो वो उसमें बहुत ज्यादा जोर लगाता। तो दिस इज माय फेवरेट। आइसर में एडमिशन लेना और इसका स्कोप क्या है मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये एक पार्ट भी होता है। तो जब मैं जनरल काउंसलिंग करता हूं 10th के बाद +1 +2 कैंडिडेट स्टूडेंट की, तो मैं इसको इनरोल करता हूं बीच में भी। आइसर में अगर आप करते हो तो बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट यू कैन आल्सो बी इंजीनियर। सो हाउ इट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट इनटू रिसर्च। ठीक है, सो मल्टीपल स्कोप है, ऑप्शन आपके पास सामने है, 1 by 1 करके मैं डिस्कस करूंगा। एक बार जो वो इंपॉर्टेंट जो वो स्केड्यूल के ऊपर जो वो डिस्कस कर लेते हैं कि पहले एग्जाम कब स्टार्ट है। हाँ, आज 5 मार्च को जाने की ये एग्जाम पोर्टल स्टार्ट हो चुकी हुई है। लास्ट डेट जो वो 13th of April को लास्ट डेट है, 13 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई दिस एग्जाम। फाइन, नेक्स्ट इसका जो एग्जाम होगा आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, 7 जून को इसका टेस्ट होगा। ठीक है जी, उसके बाद जो रिजल्ट है, बाकी इसका टेंटेटिव ही है, वैसे ये सिलेक्टिव नहीं है, फिलिंग नहीं है कि जो इसका रिजल्ट आएगा पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट टू बी अनाउंस लेटर। ठीक है, सो लास्ट डे जितने भी सारे के सारे जो वो पोर्टल जो आपके लिए लाइव है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, जो बच्चे एग्जाम फिल करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि अगर जब आप एग्जाम भरोगे तो ये आपको प्रूव कर रहा है कि यस यू आर एलिजिबल, हु आर एलिजिबल। फाइन, लाइक इसमें जब अगर आप डिस्कस करते हो कि इस एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहेगा, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें आएगा क्या, तो इसमें आपका आंसर मिलता है कि यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट। फर्स्ट फिजिक्स, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अब आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन होगा, अरे हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो हम जो वो मैथ्स कैसे फिल करेंगे। तो सेम नॉन मेडिकल के दिमाग क्वेश्चन, नॉन मेडिकल स्टूडेंट के दिमाग में भी यही क्वेश्चन होगा कि हम तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम तो मैथ्स वाले हैं, बायो कैसे जो वो फिल करेंगे। ठीक है,
सो भाई अल्टीमेटली मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अगर इसमें दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है और देर इज नो एनी सेक्शनल कट ऑफ के बेसिस के ऊपर नहीं आपकी एलिजिबिलिटी बनी, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, ना कि जो वो फिजिक्स केमिस्ट्री जो वो मैथ्स और बायोलॉजी के बेसिस में मिलेगी। आप क्या कहते हो, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो मेडिकल स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आता तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट को बायो कहां आती होगी, ठीक है ना। सो ओवरऑल जो बनेगी वो 240 में से बनेगी। अगर आपके 2-4 क्वेश्चन, हाँ इसमें जरूर उस बच्चे को जरूर फायदा हो सकता है जिसने मेडिकल रख के और मैथमेटिक्स जो वो ऑप्शनल रखा हुआ, तो दैट टाइप ऑफ द कैंडिडेट उसको जो वो प्रेफरेंस हो सकती है। क्लियर है, समझ आ गई। बट मेरे सामने लाइव एग्जांपल है, मेरे पर्सनल स्टूडेंट भी है ऐसे जो मेडिकल स्टूडेंट रख के और उनको आईसर मोहाली में उनका अच्छा खासा जो वो एआईआर रैंक के ऊपर स्कोर हिट किया हुआ उन्होंने, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जो वो मेडिकल वाले ही देंगे या नॉन मेडिकल वाले ही देंगे। आपने साइंस पढ़ी है, दिस इज अ बीएस में रिसर्च में दोनों चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट है, बायोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज वाई, ठीक है जी। ये एग्जाम पैटर्न 3 घंटे का पेपर होगा 7 जून को। तो जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, सिलेबस आपका जो वो सेम एज इट इज रहेगा जो नीट का एग्जाम है। जो भी बच्चे जो नीट वाले बच्चे हैं फुल सिलेबस आना है, 11th का करिकुलम फुल आना है, 12th का करिकुलम पूरा फुल आना है। बट इसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं कि इसके जो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पैराग्राफ लॉन्ग स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करना, प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस भी, इजी क्वेश्चन भी होंगे और जो वो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो इसमें जो भी ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो सीधा नहीं पूछेंगे, यहां से कान नहीं पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे। तो दिस इज अ टाइप, मैं आपको बता दूं अल्टीमेटली आंसर वही होंगे। बस आप लोगों ने इस पेपर को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, बिकॉज एज ए नीट मेंटर भी मैं रहा हूं, तो मैं आपका सारा एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस जितना भी एज ए मेंटर का एक्सपीरियंस वो अपनी काउंसलिंग में जब वो जरूर जब वो इनरोल करता हूं। सो दैट इज वाई कि जो अगर आपको मेडिकल स्टूडेंट हो तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस आपका वही वाला है। बस उसको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अगर करते हो, जिस बच्चों ने स्टेटमेंट असम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर राइट, 1 इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं, तो वो सारे के सारे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर अच्छी की हुई है, तब जाके आईसर एग्जाम के जो है वो क्रैक करने की पॉसिबिलिटी जो वो आपकी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करते हैं जो दैट इज द मोस्ट अवेटेड स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, दैट इज स्कोप। अब देखो स्कोप का क्या है, अगर आपको स्कोप समझने के लिए भी, बिकॉज देखो कितने सारे स्टूडेंट्स जो वो नीट के पीछे भी पड़े होते हैं, बट एक्चुअली में उनको नीट का पेपर का पैटर्न भी बता, नीट में के बेसिस के ऊपर कहां पे एडमिशन होनी है बस डॉक्टर का पता, बिकॉज बचपन से सुनता आ रहा है वो डॉक्टर। सेम केस में हमारा तो इस लाइन में एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनली इस लाइन में एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम जस्ट बीइंग, मेरी बैकग्राउंड जो है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, तो जब हमने भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ली थी तो हमें भी नहीं पता था कि इसका स्कोप क्या है। तो ये जो स्कोप है ना, एक्चुअली में वो वही बंदा तब जानता है जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो +2 में बहुत डिफिकल्ट है इसका स्कोप जो वो जानना, बट स्टिल अगर आपके सीनियर, आपके जो वो गार्डियंस, पेरेंट अगर साथ में बैठे हुए हैं, तो उनको साथ बिठा के अगर जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बिकॉज इसमें एक रियलिटी है जो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों इसका हिडन है, क्यों इसकी जो वो डिमांड इतनी ज्यादा हिडन डिमांड क्यों है, ठीक है, वो भी इसके पीछे रीजन बताऊंगा। बट पैसे की कोई भी कमी नहीं है। सो बट द थिंग इज दिस, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। बट मैं जो भी मैंने अपनी कमाई की है, मेरे अपनी जो वो डॉक्टरेट तक जो मैंने अपनी कमाई की है, एक्सपीरियंस जो वो गेन किया है, वो सारा का सारा आज इनपुट करूंगा, सो दैट कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि आईसर का स्कोप है क्या। तो वाकई में उस लाइन में आप जाना, दैट इज योर डिसीजन कि आप आईसर में जाइए या नीट में जाइए, बट एक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि आपने वीडियो देखी है। क्लियर है। रिसर्च देखो, आप जब वो इसमें से चाहे मोहाली से करोगे, चाहे पुणे से करोगे, चाहे भोपाल से करोगे, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, बीएसएमएस डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, कुछ केसेस में तो ये जब विद स्टाइफन भी मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सीट्स में आपको विद स्टाइफन मिलता है, जो वो आई थिंक एक टाइम के ऊपर तो 8000 रुपीज पर मंथ का आपको जो है स्टाइफन भी मिलता था। आप साथ साथ में स्टडी करते थे, साथ में आपको स्टाइफन मिलता था, तो एक मोटिवेशन मिल जाती है।
उसके बाद जब आपकी ये डिग्री कंप्लीट होती है तो रिसर्चर की ना एक लाइन होती है, पहले एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, वो जीआर होता है, फिर उसके बाद वो एक सीनियर मास्टर्स पोजीशन पे पहुंचता है तो वो एसआरएफ बन जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाता है, फिर उसके बाद रिसर्च एसोसिएट बन जाता है। तो ये एक हायरार्की होती है, ठीक है ना। जैसे आप टीचिंग लाइन में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक लेक्चरर होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एक प्रोफेसर होता है, तो वैसे ही इस लाइन में भी जो वो ऐसे स्केलिंग हायरार्की बनी होती है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो भी साइंटिस्ट है, अब आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपने कौन सी लाइन चूज करनी है। आपने बीटेक कर ली या बीएसएमएस कर ली है, कंप्लीट कर ली है, तब आपके पास दो रास्ते निकलेंगे यहां पे, जहां तो है रिसर्च और दूसरी है इंडस्ट्रीज और एमएनसीज। दो रास्ते हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। देखो ये जो है लैब्स, इसके बारे में आपको फिलहाल तो आई थिंक सो नहीं पता होगा, बट फिर भी मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। देखो पहली तो यहां पे एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए यहां पे कोई भी रिसर्च चल रही हो, यानी कि वीट की, जो वो एक एग्जांपल लगा देता है, गंगा बचाओ आंदोलन था, प्लूटेड हो रही है तो उसके लिए क्या रिसर्च किया जाए, ठीक है ठीक है। नरेंद्र मोदी जी जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि हाँ जी हमें ये वाली चीज चाहिए, वो डिमांड कर देते हैं, वो डिमांड के ऊपर बेसिस के ऊपर चलती है रिसर्च। तो वो रिसर्च जो होती है वैक्सीन के ऊपर, कोवाशील्ड वैक्सीन आप लोगों ने सुनी होगी। कोवाशील्ड बनानी किसने है भाई? बनाने वाले तो यही है, साइंटिस्ट ही तो होते हैं, आपने तो सुना होगा साइंटिस्ट। अब वो अपना काम पे लगे रहते हैं, वो जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिकली चेंजेस, म्यूटेशन, सब कुछ वो चेक करके। कोवाशील्ड एक सबसे लाइव एग्जांपल है जिसमें आपको समझ आ जाना चाहिए इनका काम की ये क्या काम करते होंगे, ठीक है ना। सो वो प्रोजेक्ट जो वो जैसे वीट की प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग, जो वीट की जो हीट टॉलरेंस बढ़ानी है, एड्स के अगेंस्ट जो वो कोई ऐसे वैक्सीनेशन तैयार की जाए, तो मतलब कितनी सारी वैक्सीनेशन जो भी है, वो रिसर्च वाला काम सारा इन्हीं के अंदर होता है। ये तो मैंने कुछ लिखे, इसमें तो बहुत ज्यादा है। आइसर हो गया पहली ऑप्शन, तो आपके पास वहीं पे ही जब अगर आपके पास प्रोजेक्ट आ गया आइसर में, तो आपकी जॉब वहीं पे लग जाएगी एज ए जेआरएफ। जेआरएफ का कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है 30 से 35,000 तक। उसके बाद जो वो एसआरएफ बढ़ जाता है, एसआरएफ के बाद रिसर्च एसोसिएट का जो वो आपको स्टाइफन मिलना, आपको अप्रेंटिसशिप मिलनी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। आपका प्रोजेक्ट है, जब आप रिसर्च एसोसिएट बन जाते हो, फिर आपके नीचे एसआरएफ आता है, एसआरएफ के नीचे जेआरएफ आता है। यानी कि प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, तो वो प्रोजेक्ट की ग्रांट जो आएगी वो आपके पास आएगी, तो वो उस ग्रांट में से ही आपने सब कुछ जो वो इक्विपमेंट खरीदने हैं, या फिर आपने सामान खरीदना हो, या फिर आपने उसमें से आपने जीआर को, एसआरएफ को जो आपने सैलरीज जो वो देनी है। क्लियर है? तो आइसर हो गया, नाइपर हो गया, नाबी हो गया। आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, नाइपर इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, नाबी इज ए नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इमटेक इज ए माइक्रोब का एक इंस्टीट्यूट है, सीएसआईआर की लैब है। सीएसआईआर की कितनी, सीएसआईओ हो गया, सीआरआई हो गया, एचबीटी हो गया, ये सारी जितनी भी जो वो सीएसआईआर की 50+ जो लैब्स है इंडिया में जहां पे रिसर्च होती है, तो यहां पे प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर आपको जब वो जॉब मिलती है। दिस इज नॉट द परमानेंट जॉब, पहली बात सुन लो। यानी कि ये रिसर्च का जो एक कड़वा सच है कि यहां पे अगर आपने एंटर करना है तो आपको जो जॉब मिलेगी वो परमानेंट जॉब नहीं होगी। हाँ, आपका 2 साल का प्रोजेक्ट मिला है, 2 साल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो आपको वहां पे आइसर छोड़ना पड़ेगा, आइसर छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला प्रोजेक्ट जो आपने लेना है, तो वो नाइपर में, नाइपर का प्रोजेक्ट निकला हुआ, अगर आप खुद वो हैंडल कर सकते हो तो अपनी टीम लेके वहां पे चले जाओ, ठीक है। नाइपर की नाबी में, नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, जहां जहां पे भी लैब के अंदर प्रोजेक्ट जब वो आपको इक्विपमेंट मिलते हैं कि मुझे माइक्रोब के ऊपर काम करना, तो मुझे इमटेक में काम करना, मैं प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं, मुझे वहां पे काम करना है। सो ये सारे प्रोजेक्ट बेसिस है। यहाँ पे आप एक लैब छोड़ोगे, दूसरी में जाओगे, दूसरी छोड़ोगे, तीसरी में जाओगे। कंसिस्टेंट देखो, एक हार्ड वर्कर साइंटिस्ट जो होता है वो एक लाइन से शुरू होता है, वो कहीं पे हायरार्की बेसिस के ऊपर वो पहुंच जाता है। यानी कि ये इंडिया लेवल तक ही जो वो सीमित नहीं है, यू कैन गो अब्रॉड। मतलब जो भी आप कॉन्फ्रेंस, जो वो अपने प्रोजेक्ट, जो अपने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा, मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ, मेरा प्रोबायोटिक के ऊपर काम था और ऑर्किड के ऊपर प्लांट था, वो मैंने सेंसिटिविटी निकाली थी, और उसके बेसिस के ऊपर अगर मैं चाहता तो उसको कमर्शियल स्केल के ऊपर भी लेके जा सकता। जो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, जो मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब उसकी हायरार्की, उसको मार्केट में भी तो लेके आना होता है ना। अब उसको मार्केट में लेने के लिए अप्रूवल चाहिए होती है, तो वो वाला पार्ट अलग कंपनी है, जो वो एफडीए एनडीए की अप्रूवल अलग होती है। ये वाला पार्ट जो है ना, आइसर एप्टीट्यूड
सॉरी आइसर का हो गया, नाइपर, ये इसमें आप जॉब करोगे, आप अपनी रिसर्च करोगे, अपनी पब्लिकेशन, बुक लॉन्च, बुक में सारा कुछ अपना थीसिस जो वो आप मेंशन कर दोगे कि जो आपने बनाया। अब उसी को ही जो वो प्रेजेंट करने जाओगे, बेचने जाओगे, मार्केट में जाओगे, ठीक है ना। सो ये काम होता है रिसर्च में। नो डाउट कि देखो जी, इसमें लिमिट आपकी पढ़ाई की लिमिट नहीं है। अगर एमबीबीएस बहुत लंबी डिग्री है तो लंबी डिग्री ये भी है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा जो वो एक्सट्रीम एंड तक जो वो इसकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, बट ये भी साथ साथ में आपको पैसा मिलता जाता है। उसमें भी आपको एमबीबीएस के बाद भी एमडी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जो वो स्टडी को प्रमोट करते जा रहे हो, इसमें भी आप प्रमोट करते जा रहे हो। आप बीएसएमएस करोगे, उसके बाद पीएचडी करोगे, पीएचडी के बाद पीडीएफ करोगे, पीडीएफ के बाद अदर कोई जो वो डिलीट भी कर सकते हो। सो मतलब कोई भी लिमिट नहीं है इसमें, जहां पे भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो देखो इंडिया में अगर देखा जाए, ओवरऑल कंक्लूजन इस पॉइंट पे आता हूं, रिसर्च में इतना ज्यादा जो वो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि इंडिया में जो वो डेवलपिंग ही स्टेज है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। बिकॉज हर कोई बंदा यही चाहता है कि आप मेरे से पैसे ले लो, मुझे जो वो इसका प्रोडक्ट बता दो, बट प्रोडक्ट तो आपको भाई तब तक नहीं मिल पाएगा ना रिसर्च के बिना। अब कोई भी बंदा रिसर्च करता है, वो 2 साल एक काम के ऊपर लगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि उससे प्रोडक्ट जो वो बने ही ना। कोविशील्ड में बथेरा हर ऑल ओवर वर्ल्ड ने जो वो कोशिश की वैक्सीन बनाने की, बट नहीं बनी, बट जिनसे बन गई वो बन गई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, रिसर्च का मतलब रिसर्च होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो तो चाहे वो नेगेटिव हो। ये रिसर्च है जिसमें जो टैलेंट, आपका टैलेंट है वो भी हिडन है, जो आपकी सैलरी है वो भी हिडन है, ये आपका सामने ओवरऑल जो वो नजर आपको नहीं आएगा। क्लियर है? ये है रिसर्च जिसमें आप एंटर कर सकते हो आइसर के बाद। एक तो ये रहा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड फेज। अगर आप रिसर्च में नहीं जाना चाहते, बिकॉज देखो इसमें ना बहुत डेप्थ है, यहां पे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, कोई कंट्री की लिमिट भी नहीं है। जितनी कंट्री आप चाहना चाहोगे 3 मिनट में आपको वीजा मिल जाएगा। इसके बेसिस के ऊपर ऐसा नहीं है कि जब वो +2 के बाद करो। ये एक हैंडसम डिग्री है, जब आपके पास आपके पल्ले कुछ आ गया, ये एक डिग्री ही ऐसी है। हाँ, मतलब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आप ये डिग्री को अटेन करके अगर तो कोई बहुत डाई हार्टेडली रिसर्च में जाना चाहता है तो वो जाए। अगर वो आराम से थोड़ी सी रिलैक्स अपनी लाइफ भी स्पेंड करना चाहता है, इसमें लाइफ को जो थोड़ी सी कमी है, यानी कि आपको इंडोर वहीं पे बैठ के काम, कमरे में बैठ के काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक पेशेंस लेवल चाहिए होता है। बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम मेंटेन करें, हमने घूमना भी है, हमने पैसा भी कमाना है, सो देन यू हैव टू चेंज, स्विच योर डोमेन। तब आपको इसमें एंटर करोगे, फिर आप एंटर करोगे इंडस्ट्रीज में, एमएनसीज में। ये आपको वो पूरा एंजॉय विद द लाइफ, विद पैसा, सब कुछ जो वो देगी, ठीक है। इसमें आपने एंट्री कैसे करना है, इसमें लाइक जैसे मैंने ये वाली कंपनीज बताई, इसमें भी आके कितनी सारी फार्माको विजिलेंस बेसिस के ऊपर आपकी जो जॉब लग सकती है। चंडीगढ़ की बात करता हूं तो क्वांटम सोल्यूशन, जब प्रेक्सल के नाम से अभी ये कंपनी आई थिंक मोर देन जो 5 to 7,000 बंदों की एक कंपनी है, जिसमें जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स जो उनको चाहिए होते हैं। काम क्या होता है बेसिकली, फार्माकोविजिलेंस का काम क्या होता है, मान लीजिए कोई को वैक्सीन आपने बनाई, अब वैक्सीन जो वो 10 बंदों के ऊपर, कोई भी मार्केट में जब वैक्सीन लॉन्च होनी होती है तो 70% रिजल्ट उसके सिग्निफिकेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब 70% सिग्निफिकेंट रिजल्ट में से रिसर्च तो करने, ट्रायल तो करने पड़ेंगे ना। जैसे आप लोगों ने इसमें पढ़ोगे, पहले एनिमल के ऊपर ट्रायल, कोई भी वैक्सीन होती है पहले एनिमल्स के ऊपर ट्रायल की जाती है, फिर उसके बाद ह्यूमंस के ऊपर की जाती है, पहले 10 बंदों के ऊपर, फिर 100 बंदों के ऊपर, फिर 1000 बंदों के ऊपर, फिर 1 लाख बंदों के ऊपर। तो ये सारा डेटा हैंडलिंग का काम जब उसने जो वो क्लिनिक, इसको बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो पर्सन इनको पता ही नहीं है। इंडियंस में मोस्टली जो आईटी कंपनीज में नाम लेने वाला, नोवार्टिस ले रहा हूं, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, प्लस, ठीक है, लाइक अदर एक्सेंचर्स हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनके अंदर जो काम कर रहे हैं बंदे, इनको भी नहीं पता कि जो वो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लाइक इन्फोसिस है, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर हो गया, ये 2 पार्ट में कंपनी। लाइक अब पहले ये आईटी कंपनी होती थी, बट अब ये आईटी कंपनी के साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं।
यानी कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग ड्रग सेफ्टी चेक एनालिसिस होते हैं, ठीक है, कितने सारे ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल्स का जो डेटा हैंडलिंग का काम होता है वो सारा का सारा मेडिकल बैकग्राउंड वाला ही समझ सकता है। अब उनको बंदे वो चाहिए होते हैं जब आफ्टर जब डॉक्टर ने जब वो मेडिकेशन उसको डॉक्टर को कोई इमरजेंसी केस आ गया तो उसने पूछना है कि आई हैव जस्ट गिवन द मेडिकेशन टू दैट पर्सन, सो आफ्टर द 15 days ही इज कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग एंड फेसिंग द सो मच नोजिया। सो मतलब ये सारे टर्म्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो बताएगा, तो वो सुनने वाला बंदा भी जो है ना वो मेडिकल बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। इसलिए तो वो काम जो है वो एफडीए है, थर्ड पार्टी कंपनीज को दे देती है ड्रग को अप्रूव करने के लिए। अल्टीमेटली जो कोविशील्ड की वैक्सीन की अप्रूवल होनी है वो तो एफडीए ने देनी है ना, तो एफडीए थर्ड पार्टी कंपनीज हायर कर लेती हैं। वो थर्ड पार्टी कंपनीज हायर जो कर लेती हैं उनको मेडिकल बैकग्राउंड के बंदे चाहिए होते हैं, उनको मेडिकल कोडर जैसे बंदे होते हैं, जैसे सर्टिफाइड जो वो फार्माकोविजिलेंस फार्माकोलॉजिस्ट वाले जो बंदे हैं वो उनको चाहिए होते हैं। तो मेडिकल बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं। तो सैलरीज काफी जो वो 50 to 1 लाख रुपीज पर मंथ तक की जो वो सैलरीज जो वो ले रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी ले रहे हैं। 5 to 7 की जॉब है, सॉरी 10 to 5 की जॉब होती है, ज्यादा से ज्यादा 7 तक की जॉब होती है, बड़ी आराम वाली जॉब होती है। 5 डे वर्किंग है, 6वें सैटरडे संडे को आप एंजॉय कीजिए, आपकी ग्रैंड हयात में उस वहां पे ललित में पार्टी होती जाएगी, आप एंजॉय करोगे, है ना। सो एंजॉय का एंजॉय आपकी। और कंपनी 3 साल यहाँ पे कंपनीज ऐसी हैं, यहाँ पे 3 साल जहां पे भी इनको प्रोजेक्ट मिलता है या यहाँ पे करती है, उसके बाद ऑन साइट प्रोजेक्ट कंपनी पे बाहर भी भेज देती है। जब आप बाहर जाओगे तो आपको बाहर की सैलरी में, यूएस में आपका प्रोजेक्ट है तो यूएस में आपको यूएस की सैलरी मिलेगी, डॉलर्स में मिलेगी, आयरलैंड का मिल गया, कहीं के भी आपको कंपनीज में जो आपको 3 साल के बाद ऑन साइट जब आपको प्रोजेक्ट कंपनी बेचती है तो उसके अकॉर्डिंगली आप मूव ऑन कर सकते हो। तो ये था जो इसमें ये कंपनीज में सारी की सारी जो बताई है, इसमें आप आईटी इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। तो ये था स्कोप जो मैंने डिस्कस कर लिया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा समझ आ जाए, स्कोप समझ आ जाए, सो दैट कि आप डिसाइड कर पाओ कि वेदर यू विल गो फॉर द आइसर और नॉट। ठीक है, सो आई होप कि आपको पिक्चर क्लियर हो चुकी हुई है। ठीक है, सो नेक्स्ट ओवरऑल द थिंग इज दिस, जो भी हमने डिस्कस किया, मैंने आइसर के एग्जाम के बारे में बता दिया, स्कोप बता दिया है। सो अगर आपने नीट भर दिया हुआ है तो नीट की प्रिपरेशन करते रहिए साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि आपको नीट को छोड़ के ये करना और इसको छोड़ के नीट करना, सो ऐसा नहीं है। आप दोनों एग्जाम दीजिए जहां पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देखो जी, आदमी को इंसान जो सक्सेसफुल बनना जरूरी है। सारी की सारी दुनिया में ये वाले साइंटिस्ट ही सक्सेसफुल नहीं है, और एमबीबीएस डॉक्टर ही सक्सेसफुल नहीं है, और आईआईटीएन सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सो एक सक्सेसफुल इंसान वही बन जाता है जो अपनी पूरा जोर लगा के मेहनत करके अपनी उस पोजीशन के ऊपर सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल जाए उसको, सेटिस्फैक्टरी। फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूं, जितना पैसा आएगा उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है। सो द थिंग इज, सेटिस्फैक्शन में जब आपकी मर्जी का काम हो और आप पैसे चाहे आपको कम मिल रहे हो, तो उसको सेटिस्फेक्शन में मैं अपने अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल जॉब मानता हूं। सो उस पार्ट ऑफ से मैंने आपको जो वो आई थिंक काफी बता दिया है। सो नीट के रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरीज है, अगर मैं पूरा होल काउंसलिंग प्रोसीजर जो वो हम हैंडल करते हैं, इंक्लूडिंग द आइसर, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू परस्यू देयर काउंसलिंग फ्रॉम द नीट गुरु चंडीगढ़, अगर आप मेरे थ्रू आप काउंसलिंग प्रोसीड करवाना चाहते हो तो पैरेलली इसकी काउंसलिंग क्लैश भी कर सकती है। तो क्या डिसीजन होंगे, तो ये सारा कुछ हम ही हैंडल करते हैं, उधर से नीट भी हम हैंडल करेंगे, और साथ में आइसर एप्टीट्यूड का टेस्ट भी जो हम इसकी जो काउंसलिंग चलेगी वो भी साथ साथ में हम हैंडल करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि कोई भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप हमारी काउंसलिंग हैंडल कीजिए। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7009079613 के ऊपर आप कॉल कर लीजिए, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई डीप क्वेश्चन है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9883963302। एंड सबसे इतना मैंने जोर लगाया, आई थिंक सो, एक जो सब्सक्रिप्शन तो बनती है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि आपसे कोई भी, चाहे वो आइसर हो चाहे वो नीट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपका जो चैनल, मेरा चैनल आपके साथ रहेगा और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करोगे। सो थैंक यू सो मच and all the very best to all NEET as well as the aspirant, ICER aspirant. Thank you so much.